बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बड़ी मदद आन पहुंची है। तीर बिल्कुल निशाने पे जाकर लगा है। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खसूसी एलची रिचर्ड गर्नेल ने इंतहाई आम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या इशारे मिलते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं और मौजूदा हुकूमती शख्सियात जो इससे पहले रिचर्ड गर्नेल के हवाले से मुख्तलिफ तरह की बातें करते रहे, उनके लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बहुत बड़ी एक बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट है, उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरह याहिया अफरीदी उनकी धांधली को बेनकाब किया है, और मैं समझता हूं कि ये मामला अब शदीद किस्म का ना सिर्फ एक कानूनी और आईनी बहरान है, बल्कि एक इखलाकी बहरान की तरफ भी बढ़ गया है। और साथ ही तहरीक इंसाफ ने रही सही कसर निकाली है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ भी अब एक फरीक के तौर पे सामने आई है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले तो आम खबर के तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए अपनी दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर कर दी है। इस दरखास्त की बड़ी जरूरत थी, चूंकि इससे पहले मुख्तलिफ शख्सियात बार काउंसिल्स वो अपना अपना मुकदमा सामने रख चुकी हैं, और खास तौर पर जो सलाउद्दीन अहमद है कराची से, उनकी जो दरखास्त थी वो बहुत जामे थी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम जो है उनको ना सिर्फ चैलेंज किया है, बल्कि जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जो आईनी बेंच बनाया गया है उनको कहा गया है कि जनाब पीटीआई ने जो एक तो कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की सदा है इसके अंदर। दूसरा, आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए, यानी जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, 16वीं तरमीम पर अमल दरामद हो रहा है। जजेस जिस तरह सियासी जजेस खास तौर पर भर्ती हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अब आप यूं समझे कि इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया है। अगर किसी जज का ताल्लुक, यानी आज अगर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर इख्तदार के अंदर है, तो इसका क्या ये मतलब दिया जाए कि अब उनके बाप दादा की जागीर बन गया सिंध, और जिस जियाले को चाहे उठा के वो जज बना दे। कल को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो क्या वो उनके बाप की जागीर बन जाएगा और वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को वहां पे जज बनाएंगे? मरियम नवाज इस तरह करेंगी? तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? मेरा ख्याल है जो इस वक्त जिस कुमाश के लोग इस मुल्क पर मुसल्लत हो गए हैं, ना उनको इंसाफ चाहिए, ना अमन चाहिए। खुदा न खास्ता ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी अवाम पर ये हमला आवर टाइप जो लोग हैं कि लुट्टो और फुटो, जैसे इनको बहुत जल्दी है कि हमने ये कार्रवाई डालनी है। और भाई चंद घर तो वो कहते हैं ना डायने, वो भी बढ़ा जाती हैं। हम पंजाबी के अंदर कहते हैं चंद घर डैना भी बढ़ा जानी है। आप भी कम अज कम कोई इदारा तो रहने दो जहां अवाम को कोई उम्मीद हो। अब इतना दागदार कर दिया है इस अदलिया के इदारे को, इस तरह की सियासी भर्तियों के जरिए जो जजद, एक जुडिशल कमीशन, हुकूमती जजद, तो ये तमाशा बन गया है। तो वो कहा गया इसके अंदर कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये खत्म की जाएं। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदामात कलअदम करार दिए जाए। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंसाफ की फरहमी, बुनियादी हकूक का तहफ्फुज, ये तब्दील नहीं होते। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। ये दरखास्त बड़ी आम है। तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर जो है वो दरखास्त के अंदर फरीक बनाया है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसी तरह फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और आगे उन्होंने वो पूरी डिटेल आई है। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत है। अब मंसूर अली शाह जिस तरह समाअत कर रहे थे और फिर एक इंट्रा कोर्ट अपील आ गई, अभी फैसला नहीं आया लेकिन जजेस जल्दी में, फिर इन जजेस की मुलाकात भी हुई। मुलाकात की बंद कमरा कहानी भी सामने आई है कि वहां पर असल में धांधली जो हुई है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पर यह बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा है,
اس خط کے اندر انہوں نے بتایا ہے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کا جو بینچ ہے اس پر اعتراض کیا گیا، چونکہ 6 رکنی بینچ بنایا گیا۔ اب یہاں پہ بتایا جسٹس منصور علی شاہ جو ہے، ابھی چونکہ ذرائع کے حوالے سے یہ دعوے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، اب یہ سامنے بھی تقریباً آ گیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو خط لکھا ہے اور اس کے اندر اعتراض اٹھایا ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مدر کی شمولیت پر یہ اعتراض کیا گیا ہے۔ یعنی یہ 2 جج کہا گیا ہے کہ بھائی یہ آئینی بینچ کی اس کمیٹی میں ہے، یعنی آئینی بینچ کا حصہ ہے، تو جو جج آئینی بینچ کا حصہ ہے تو وہی تو اصل فریق ہے، وہی تو ساری یہ گیم کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اس کا جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ یعنی اس پہ اعتراض ان 2 ججز پر، جسٹس مندوخیل اور جسٹس محمد علی مدر، ان پر اعتراض اٹھایا، اور جب ججز سپریم کورٹ کے اندر ایک دوسرے پر اعتراض اٹھانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب بڑا واضح ہوتا ہے کہ یہ لڑائی اب بڑھ گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئینی کمیٹی نے ہی ہم سے منتقل ہونے والے کیس اپنے پاس لگایا۔ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے بطور کمیٹی رکن 5 رکنی بینچ کی تجویز دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے 5 رکنی بینچ کی تجویز دی، لیکن جو یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے کہا 4 جج بہت ہیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بینچ بنایا گیا تو 6 جج ڈال دیے گئے، اس کے اندر 2 جج وہ اپنے جو ہے وہ ڈال دیے گئے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ناقابل فہم بات ہے، اور جب بینچ بنا تو اس میں 6 ججز شامل تھے۔ تو یحییٰ آفریدی کا جو دھاندلی ہے، بنیادی طور پر اگر لفظ استعمال کریں جو بھی متبادل ہو، تو جس طرح اس وقت یحییٰ آفریدی کھیل رہے ہیں یہ سارا معاملہ، بدقسمتی سے اس کو سہولت کاری کہیں، جو بھی عنوان دیں، لیکن بہرحال اس کو جسٹس منصور علی شاہ نے ہائی لائٹ کیا اپنے اس خط کے اندر، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ لڑائی تو بڑی، اب دیکھتے ہیں اصل بات تو اب جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ جو بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے اس کا یہاں سوموار سے یہ سارا معاملہ عام ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے رچرڈ گرنیل، ان کو اپوائنٹ کیا گیا خصوصی ایلچی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ایک تاثر یہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ یہ جی ادھر کا جو ہے وہ ایلچی ہے، ٹھیک ہے یہ۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اہم ہی ہے جی، یہ 3rd کلاس بندہ ہے، اس کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اہم تحریک انصاف والے یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر جو ہے وہ سب کرتے رہے، درمیان میں ٹویٹس ان کی بند ہو گئی۔ جب بند ہوئی تو لوگوں نے کہا ہاں دیکھا اب یہ ٹویٹ نہیں کرے گا، چونکہ اب جو ہے نا ہماری ریاست کے معاملات بڑے سیدھے ہو گئے ہیں، تو اس کو کم ویٹیج دیا گیا، اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ جبکہ اسلام آباد کے اندر جو امریکی سفارتکار تھے، ان سے جب ہمارے لوگوں کی ملاقات ہوئی، یعنی ہمارے جو ریاست کے اس وقت کرتا دھرتا ہے زبردستی کے، تو وہ انہوں نے کہا ہمیں سنجیدہ لینا چاہیے یا نہیں، اور بعض صحافیوں نے بھی پوچھا یہ جو رچرڈ گرنیل ٹویٹس کر رہا ہے اس کو سنجیدہ لینا چاہیے یا یہ لطیفہ ہی ہے کہ اس طرح ہی روز ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا تھا، یہ مشورہ دیا تھا کہ بھائی ان کو سنجیدہ لینا پڑے گا۔ اور اب جو ہے وہ ایک تو جو ہے وہ یو ایس ایڈ بند ہو رہی ہے، اور بہت ساری ملٹری ایڈ بھی ملتی ہے پاکستان کو، اور بہت ساری اور ملکوں کے اندر بھی، اور یہ وہ بند کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر پاکستان افیکٹ ہوگا۔ جس طریقے سے خلیج ٹائمز اور باقی اخبارات نے جو کچھ لکھا ہے اس پوری ڈیٹیل کو، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور رچرڈ گرنیل نے ایک اکٹھی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے جو الفاظ رچرڈ گرنیل کے لیے استعمال کیے ہیں وہ بھئی حیران کن ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر رچرڈ گرنیل کہتا رہا ہے نا فری عمران خان، اگر وہ کہتا رہا ہے کہ بس کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہے جو آج میں جو اس کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ ایک ہے۔ اور یہ اب میں آپ کے یہ مشترکہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک تو یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ انجیلا مرکل کی تاریخ کا سب سے خوشگوار دن وہ تھا، یعنی جو آپ کو علم ہے چانسلر تھی، جرمنی کی چانسلر،
जब मैंने रिचर्ड गर्नेल को जर्मनी में चांसलर के ओहदे से हटाकर इंटेलिजेंस में आम तरीन ओहदा दिया था, यानी इंटेलिजेंस वहां से इसको हटा दिया, चूंकि इसने बहुत उधर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अमेरिका के लिए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। वो कहते हैं हटाकर इंटेलिजेंस में आम तरीन ओहदा दिया था। रिचर्ड गर्नेल का जर्मनी में कैरियर शानदार था, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। रिचर्ड ग्रेनल के होते हुए मुझे किसी दूसरे शख्स की भी जरूरत नहीं है। अब ये आप अंदाजा कर लें, एक ऐसा बंदा जिसको यहां कोई अड़ेलू कट्टा कह रहा है, कोई कह रहा है जी एवं ही बस लगा हुआ है, ये थर्ड क्लास बंदा है, वो इसकी इतनी अहमियत नहीं है। आप अंदाजा कर लें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अब जो है ना ये चीजें आपको नजर आएंगी। इसके अंदर जो है ये क्लियर हो गया कि ये सारी चीजें, उन्होंने कहा रिचर्ड ग्रेनल का जर्मनी में कैरियर शानदार था। रिचर्ड ग्रेनल के होते हुए मुझे किसी दूसरे शख्स की भी जरूरत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो अल्फाज है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो उनका ये मामला है, तो इसके अंदर जो है वो इमरान खान कहां आ गया भाई, कहां आ गया वो भाई? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं, जो हामी हैं, जो पाकिस्तानी वो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया रिचर्ड ग्रेनल और दीगर को और डोनाल्ड ट्रंप को, अब जो कुछ वो कह रहा था रिचर्ड, उसके वो अल्फाज, वो तो फ्री इमरान खान कहने वाला बंदा है। अब उस पे डोनाल्ड ट्रंप का इतना ज्यादा एतमाद का पब्लिकली इजहार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है फ्री इमरान खान, यानी वो बेशक अपने कंटेक्स्ट के अंदर ओवरऑल अमेरिका की बात कर रहे हूं, लेकिन ये तो पता चल गया है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के दाएं बाएं इमरान खान के हामी हैं, इमरान खान की जो है वो रिहाई चाहने वाले लोग हैं। तो ये मैसेज तो अब एस्टैब्लिशमेंट को, इस मौजूदा हुकूमत को, ये सब को क्लियर हो चुका है। तो ये इस वक्त जो है ना वो कहते हैं अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, तो बेहतरी उसके अंदर जो इशारे हैं वो बड़े वादे हैं कि ये जो एलची, खसूसी एलची आते हैं, तो हमारे तो सारे उनको मिलते मिलाते हैं, सारी चीजें डिस्कस होती हैं, हमारे पास क्या है देने के लिए, चूंकि पाकिस्तान की जो अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और ये जो जरदारियों और शरीफों के गंद का टोकरा एस्टैब्लिशमेंट ने कब तक उठाना है? तो अल्टीमेटली अब वो वक्त आ गया है कि जो भी मुनीब फारूक कहता रहे, कोई दूसरा तीसरा कहता रहे, इमरान खान ही इस वक्त पाकिस्तान को बचा सकता है। ये मैं बात जो कर रहा हूं, ये इस वक्त जो पूरी एक पिक्चर है, कोई भी जी शऊर, जिसको थोड़ी रत्ती भर भी जिसके अंदर शऊर है, वो इस बात का इनकार नहीं कर सकता। चूंकि देखें, इमरान खान इधर इख्तदार में आना है, और कोई इख्तदार को भीख वो थोड़ी मांग रहा है, उसका हक है, अवाम उसके साथ है, या पहले वाला मैंडेट वापस करो या नए इलेक्शन की तरफ जाओ। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो सर्कल है, अब ये देखे ना, ये नहीं हो सकता कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट 4 साल जो है वो अब इस डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के साथ लड़ाई में गुजार दे। तो ना ही कोई एडा वेला जो है वो मोहम्मद बिन सलमान है कि वो अपने मामलात उसके अमेरिका के साथ बहुत सारे हैं, तो उनको छोड़ के अभी इसराइल और दीगर सऊदी अरेबिया के मामलात हैं, और उनको छोड़ के वो इतना विल है कि वो आगे से सफारशें करे और पाकिस्तान की अवाम की मुखालफत मोल में ले। तो ये उस मामलात वहां तक पहुंच गए। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना डोनाल्ड ट्रंप और रिचर्ड गर्नेल, जो ग्रेनल है, उन पर इतना एतमाद का इज़हार, और रिचर्ड गर्नेल का वाज़े तौर पर दो टोक अंदाज में पाकिस्तानी इदारों को ये पैगाम ऑलरेडी आ चुका है, फ्री इमरान खान। ये आप देखेंगे कि हवाओं का रुख अब तेजी के साथ आपको बदलता हुआ नजर आएगा। ये मेरी असेसमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त जो है वो पाकिस्तानियों के लिए, तहरीक इंसाफ वालों के लिए। ये तो कन्फर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द इमरान खान के जो है वो हामी वो मौजूद है। तो ये पैगाम सबको, पिंडी इस्लामाबाद, उन पर वादे है। तो बजाय इसके कि इमरान खान के इन अच्छे ताल्लुकात को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो अगर इसको इमरान खान के खिलाफ ही लाबंग के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप फिर मुल्क की शायद बेहतरी आपको अजीज नहीं है, जाती मामलात हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है
تحریک انصاف کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔